हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये रहा आपका पहला सवाल। ध्यान समझना मेरी बात को। क्या भाई, पहला सवाल ध्यान से देखो। 1 रुपए में 32 रबर बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, एक बार और ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है सवाल कि भाई 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचा गया, 32 रबर बैंड बेचा गया, तो उसको लॉस हो गया। और कितने का लॉस हो गया, 40% का लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज़ बताओ, मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ कि जब सीपी और एसपी के प्राइस बराबर हो जाए, मैं 1 रुपए में पहले बेचा, अब बाद में भी 1 रुपए में बेचना चाह रहा हूँ, तो जब प्राइस बराबर हो जाते हैं ना, तो आप एक चीज़ याद रखना, परसेंट के जस्ट अपोजिट क्या बनने लगता है, उनके मात्रा बनने लगता है। दोस्तों क्लियर है। जैसा कि सवाल में बोल दिया गया कि भाई हमने जब 32 रबर बैंड बेचे तो हमको 40% का लॉस हो गया। यदि मुझे 20% का लॉस प्रॉफिट चाहिए तो मुझे उसी 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचने होंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इस सवाल को बनाना कैसे, बहुत सिंपल तरीके में देखेंगे। मैंने भी कहा कि जब प्राइस बराबर हो जाए तो प्रतिशत के जस्ट अपोजिट क्या बनने लगता है, उनकी मात्रा। तो मैंने कहा कि ये पहले परसेंट और प्रतिशत के जस्ट अपोजिट क्या बन जाएगा, उनकी क्वांटिटी या मात्रा लिख देते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक। ठीक है, देखो शुरू में जब 32 रबर बैंड बेचा गया तो लॉस हुआ है, और कितने का लॉस हो गया, 40% का। मतलब 100 के सामान को 40% कम में बेचेगा, मतलब 60% पर बेचेगा। मैंने कहा 60% पर बेचेगा। ठीक, उसके बाद उसको लाभ भी कमाना है, और कितने का लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो मैंने कहा 100 के सामान को फिर तो उसे 120 पर बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 120 में बेचना पड़ेगा। अब मैं बोला हूँ कि भाई प्रतिशत के जस्ट अपोजिट क्या बनता है, मात्रा बनता है। बताओ 60 कम 60, और ये हो जाएगा 60 दूनी 120। ठीक है, शुरू में कितने रबर बैंड बेचा गया, तो मैंने कहा 32 रबर बैंड बेचा गया। बताओ 2 का मान यदि 32 हो सकता है तो 1 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे फिर तो 1 का मान 16 होगा। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को कितने रबर बैंड बेचने चाहिए, तो मैंने कहा 16 रबर बैंड बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझना है सवालों को, क्या होना चाहिए उनका सही अप्रोच। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है बोला गया है ना, छूट भी 20% का दिया जाता है और व्यक्ति को लाभ भी 20% का होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा गया। ध्यान समझना मेरी बात। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि भाई यदि जो छूट है ना, वो प्रतिशत लाभ ये दोनों बराबर है, मतलब व्यक्ति जितने प्रतिशत का छूट देता है, यहाँ पर दिया कितना है, 20%, मतलब 20% का छूट भी देता है, और छूट देने के बाद व्यक्ति को लाभ भी 20% का होता है। तो आपको सीपी और एसपी का मान बताना है। एक चीज़ बताओ, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा। मैं कई बार बताया कि भाई 20% को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ता है परसेंट को जब भी। तो हम देखेंगे कि ये 20 से कम 20, 20 25 100, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि ये मेरे पास सीपी है, ये मेरे पास एसपी है, और ये मेरे पास एमआरपी है। ठीक है ना भाई, इतना। अब हमने कहे कि भाई जब हम बेचे तो हमको 20% का लाभ हुआ, बेचते टाइम भी तो 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ मतलब मैं 5 के सामान को 1 लाभ पर बेचूंगा, मतलब बेचूंगा कितने में, 6 में बेचूंगा। क्लियर है दोस्तों। अब जो छूट दिया जाता है ना, छूट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 5 के सामान को वो 1 कम के दे करके देगा, मतलब 5 के सामान को देगा कितने में, मैंने कहा भाई 4 में देगा। ठीक है, 4 में देगा। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किए, आसान करने के लिए 6 को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि आप 4 को इस साइड बढ़ा दो, तो आप देख पाओगे कि यदि मैं गुणा कर दूंगा तो हम क्या कहेंगे भाई, देखो यहाँ पर हमको तो अनुपात निकालना है ना, तो चलो 5 चौके कितना हो जाएगा, मैंने कहा 20, और एमआरपी हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है भाई। अब क्या बोला गया है, तो मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताया गया है। तो आप देख पा रहे हो, मैंने कहा
कि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो मुझे यही तो निकालना है भाई, क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा। आप देख पा रहे हैं 200 के सामान को मैंने या 20 के सामान को 30 पर बेच रहा हूँ, तो आप स्पष्ट समझ पा रहा कि यहाँ पर 50% ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा है? 50%, है ना भाई। भाई 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। आधा मतलब क्या होता है? 50%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 50% जो होगा ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, 20 के सामान को 30 अंकित किया गया, मतलब 10 ज़्यादा अंकित किया गया, ठीक है। अब 20 पर हमको निकालना, तो 20 इंटू कितना कर देंगे? 100। तो आप देख पाओगे कि भाई 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 का 2 गुणा 10 के साथ कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास? मैंने कहा जी 50%। यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये होना चाहिए आपके पास बनाने का तरीका, ठीक है ना भाई। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिएगा अगला सवाल, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई पहले, ठीक है, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। मतलब वृद्धि करने के पहले नहीं था 910, वृद्धि करने के बाद 910 हुआ है। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई, इस टाइप के जब भी आपको सवाल देखने को मिले, सिंपल अप्रोच लगाना। देखना मैं कैसे लगाता हूँ। क्या बोला गया, एक बार सवाल को और अच्छे से देख लेते हैं। बोला गया है कि एक जो व्यापारी है ना, एक व्यापारी सामान को कितने पर बेच रहा है। तो मैंने कहा एक व्यापारी जो सामान है ना, ये सामान को बेचता कितने पर है? 30% लाभ पर बेच देता है, ठीक है भाई। और 30% जब लाभ पर बेचता है तो कितने में जाता है? ये 910 रुपये में जाता है। तो उसका वास्तविक मूल्य पूछा गया है। तो मैंने कहा 100 के समान वास्तविक मूल्य कितना होगा? 100% होगा भाई। 30% वृद्धि करके बेचता है, मतलब 100 में 30% बढ़ा कर बेचेगा, मतलब बेचेगा कितने में? मैंने कहा 130% पर बेचेगा, ठीक है। और 130% का मान कितना दे रखा है? तो मैंने कहा भाई 910 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 910 रुपये। वास्तविक जो उसका मूल्य है वो तो 100% होगा, क्योंकि बढ़ाने पर 130% हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 13 में यदि मैं कितने का गुणा करूँ कि 91 हो जाए, तो आप कहोगे 13 7 91 होता है, मतलब कितने का गुणा किया गया? मैंने कहा भाई 7 का गुणा किया गया। गुणा किया गया है 13 7 क्या कितना होता है? 91 होता है, मतलब 910। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 का गुणा कर देंगे। बताओ 7 का गुणा यदि 100 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भाई 700 हो जाएगा। तो उस वस्तु का जो मूल्य वृद्धि से पहले कीमत कितना था? तो मैंने कहा 700 था। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना भाई। ये होना चाहिए आपके बनाने का तरीका। इस टाइप के सवाल जब भी देखने को मिले, आप सवालों को फटाफट बनाकर आइएगा एग्जाम में, है ना। तो पूरा तोड़ फोड़ मचा देना है, ठीक। देखेगा नेक्स्ट सवाल, एक निश्चित राशि 5 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल में 16,500 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? मूलधन निकाल के बताना है भाई कि मूलधन कितना होगा। राशि दे रखा है, वही तो राशि ज्ञात करना है। राशि कितना है? सवाल को ध्यान से पढ़ना है, पहला काम आपका, ठीक है। मैंने कहा एक निश्चित राशि 5% आपके पास ब्याज की दर है, वर्ष दे रखा है यहाँ पर 2 साल, और मिश्र धन कितना बन जाता है? 16,500। एक चीज़ बताओ मुझे, एक साल में देखो आपके पास जो धन होगा ना, जो मूल धन होगा वो तो 100% होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है कि साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज सेम बनता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर एक साल का अलग अलग ब्याज बनता है। एक चीज़ वहाँ पर कॉमन ये हो जाता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों बस सेम बनते हैं। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज बनते जाता है, इसलिए इसका ब्याज ज़्यादा बनता है, ठीक। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई एक साल में 5% का ब्याज लगा, तो बताओ टोटल धन तो 2 साल के लिए लगा रहा, तो 2 साल में कितना लगेगा भाई? एक साल में 5%, तो 2 साल में 5 दूनी 10% लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। तो हम कहेंगे मूलधन कितना होगा? 100%। लेकिन एक साल में 5% तो 2 साल में 10% तो ब्याज लग गया ना, तो राशि कितना हो गया? मैंने कहा 110% हो गया। और इस 110% का मान कितना दे रखा है? तो मैंने कहा 16,500 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 16,500 रुपये दे रखा है भाई, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है? राशि। राशि तो 100% था ना, राशि कितना था हमारे पास? मैंने कहा 100% था, ठीक। अब ध्यान से देखना, क्या ही कटेगा क्या? कितने गुना दिखाई दे रहा है? मैंने कहा कि भाई ये 11 5 55, टोटल 55 गुना दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 55 गुना है दोस्तों। कोई बता सकता है? काट के देख लो। 11 5 55 गुना कहता हूँ, 15 गुना दिखाई दे रहा है। कितना गुना दिखाई दे रहा है? 15 गुना है ये।
11 कम 11 और 11 5 55, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 15 गुना कर देंगे। बताओ 15 गुना करने पर कितना होगा, 100 का 15 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16,500 है क्या, ठीक है। अब 100 का 15 गुना करोगे, एक्चुअल में 15 गुना नहीं बल्कि कितना गुना है, 150 गुना होगा। यहाँ पर एक जीरो को मैं छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी 150 गुना कर देंगे। बताओ 100 का गुना 150 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15,000। तो जो मूल राशि होगी वो कितने की होगी दोस्तों, मैंने कहा भाई 15,000 रुपये की होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपके पास बी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में जी, बिल्कुल, ठीक है। हर एक सवाल को हम बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं, देखना हर एक सवाल बहुत ही मजा आएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ये सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है ना। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, सबका आंसर आना चाहिए भाई, है ना। दिया गया है कि भाई 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। तो राशि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। जितने भी देखने वाले हैं सबके आंसर आने चाहिए कि बहुत सिंपल सवाल है ये, है ना। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज 5% रूप से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही हो और ब्याज का अंतर 1 रुपया आ रहा हो, तो उस केस में आपको बताना है कि भाई कितने का मूलधन होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखना, मैं वो तरीका बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक है, इससे सरल तरीका कहीं हो नहीं सकता। एक चीज़ बताओ, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है। हम कई बार देखे हैं कि 5% को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकता हूँ मैं 1/20 लिख सकते हैं भाई। 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है, ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि भाई पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज, ठीक है। यदि मैं एसआई की बात करूँ, तो साधारण ब्याज पर हर साल ब्याज कैसा लगता है आपका, सेम बनता है भाई। नीचे में 20 है, मतलब दोनों साल ब्याज कितना कितना बनेगा, मैंने कहा 20 बनेगा। पहले साल भी ब्याज 20 बनेगा और दूसरे साल भी ब्याज के रूप में 20 ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि यदि मैं सीआई की बात करूं तो सीआई में क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये होगा कि भाई पहले साल तो ब्याज जो है वो साधारण ब्याज जैसा बनेगा, लेकिन दूसरे साल 20 और 1 कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 21 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक। अब आप एक चीज़ देख पाओगे कि भाई यदि ऐसा है तो ब्याज यहाँ पर तो अंतर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा क्या, नहीं। अंतर कहाँ देखने को मिलेगा, 20 और 21 में तो कितने का अंतर हो गया, मैंने कहा 1 का अंतर है। और 1 का अंतर किसके बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। क्लियर है। 1 का अंतर जब 1 रुपये के बराबर है तो आपका मूलधन क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन में आएगा, है ना, इसका वर्ग करना है। 2 साल है तो वर्ग कर देंगे। बताओ 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, मैंने कहा 400, ठीक है। कितना हो जाएगा, 400। जब 1 का मान 1 रुपये है तो 400 का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा भाई 400 रुपये होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक। देखिएगा अगला सवाल, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़कों को कक्षा में शामिल किया जाता है तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 5 लड़के हैं ना, ये जो 4 लड़के हैं ना, ये 20% के बराबर है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई इस कक्षा में कितने लड़कियाँ हैं, ये आपको फाइंड आउट करके क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल जब आए तो आपसे बनने चाहिए, है ना। सवाल समझ ना आ रहा हो तो बार बार पढ़ना है। देखो क्या बोला जा रहा है दोस्तों, मैंने कहा कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 4 अनुपात। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बॉयज़ और मैंने कहा गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स इनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है भाई 4 भाग लड़के हैं और 5 भाग लड़कियाँ हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। फिर बोला गया है कि 4 नए लड़के शामिल हो गए तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितने % बढ़ गया, 20%। भाई पहले 4 भाग था, अब 20% बढ़ना है ना। इसको आपको देखना है कि ये नहीं कि आप अनुपात नहीं बना सकते, 5 से 6 नहीं कर सकते, केवल लड़कों की संख्या बढ़ा है। और कितना % बढ़ा है, 20% ही बढ़ा है। समझ रहा हूँ मैं बात। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे 20% करने के लिए मैं दोनों जगह 5 का गुणा कर देना चाहता हूँ। ध्यान समझना मेरी बात, मैं दोनों जगह अपनी तरफ से 5 का गुणा कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैं ये बोलूँ आपको कि भाई ये हो गया आपके पास 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 चौक 25।
तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, है ना भाई। यदि मैं सेम अंक का गुणा कर रहा हूँ तो अनुपात में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। अब बोला गया कि लड़कों की संख्या में कितने % की वृद्धि होती है? 20% की। 20% की वृद्धि मतलब क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन। तो मैंने कहा भाई 5 से 6 होना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। मानते हो आप इस चीज़ को? 5 से 6, ठीक है ना भाई। अब 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये 5 की वैल्यू होगा क्या? अब आपके पास 6 होगा तो देखो 5 चौक 20 हो रहा है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में? 5 चौक 20 और ये हो गया 6 से 24, क्योंकि हमको कितना करना है? 5 से 6 करना है। अब ध्यान से देखो कि कितने की वृद्धि हुई है। तो कोई भी बता सकता है कि भाई इन दोनों में देखा जाए तो 4 बढ़ा, और 4 का मान कितने लड़कों के बराबर है? मैंने कहा 4 लड़कों के बराबर है, ठीक। 4 का मान जब 4 लड़कों के बराबर है, यहाँ पर पूछा गया लड़कियों की संख्या, तो भाई लड़कियों की संख्या क्या है आपके पास? 25। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने कहा भाई 25 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है ना। आई होप आ गया होगा। बहुत ही सरल सवाल था। चाहता तो मैं दूसरे तरीके से बना सकता था, इसको अनुपात ऐसे कर देता 5 से 6 तो भी बन जाता मेरा, ठीक है ना भाई। बनता ही है, बनता। क्लियर है? लेकिन नहीं किया, मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश किया। जैसे हम सवाल को और कैसे बना सकते थे भाई, मैंने कहा ये बॉयज़ और ये गर्ल्स है, अनुपात कितना है? 5:6। अब 4:5 है। कितना दे रखा है यहाँ पर? मैंने कहा 4:5, ठीक है। अब लड़कों की संख्या 20% बढ़ा, मतलब क्या है? 20% बढ़ने का मतलब है कि अब 5 से कितना हो गया ये? तो मैंने कहा अब 5 से हो गए 6। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पर 5 का गुणा किया गया तो यहाँ से भी 5 का गुणा कर देंगे। इस अनुपात में 4 का गुणा किया गया तो इस अनुपात में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैं कितने का गुणा कर दूंगा? 4 का। क्लियर है दोस्तों? अब आप देख पाओगे कि ये हो गया आपके पास 5 चौके 20 और ये हो जाएगा आपके पास 6 चौक 24। अब बताओ यहाँ पर कि 20 से 24 कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 4 ज़्यादा है भैया, और 4 का मान 4 लड़कों के बराबर है, ठीक है। तो लड़कियां कितने हैं? तो मैंने कहा 5×25 से ही तो गर्ल्सों की संख्या होगी क्या? क्लियर है? आ रहा समझ में? यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा अगला सवाल, बहुत सिंपल सवाल है ये। एक छात्र द्वारा 3 विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात दे रखा है 1:2:3 है। स्कूल में है ना, स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% अनुग्रह अंक देने का निर्णय लिया। अनुग्रह मतलब बोनस के रूप में बोल सकते कि भाई 5-5% सभी को एक्स्ट्रा अंक दिया जाने लगा। तो नया छात्र अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छात्रों का जो नया प्राप्तांक का जो अनुपात हो ना, प्राप्त अंकों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। सरल है, बहुत सरल है, सिंपल सी बात है कि एक छात्र द्वारा 3 विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? भाई 1:2 है। मैंने कहा यहाँ पर ध्यान समझना मेरी बात, मैंने ये कहा कि भाई 3 पेपर में अनुपात कितना है? 1:2 कितना है? 3 है, ठीक है। ये अनुपात है। अब प्रत्येक विषय में कितना प्रतिशत अनुग्रह दिया जा रहा है? 5%। और जब परसेंट में वृद्धि होकर आपको अनुपात निकालना रहता है तो गुणा करते हैं। भाई पहले 100% था इन विषयों पर प्राप्त अंक, अब 5-5% अनुग्रह भी देने जाने लगा, मतलब अब 105 कर दिया गया। 100 को कितना कर दिया? 105। ये पहले विषय पर 105, तो दूसरे विषय पर भी 105 हो जाएगा, और आपके पास तीसरे विषय पर भी कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि तीनों में ही 105 का गुणा करूँ और अनुपात ही निकालना है तो भाई मैं यहीं पर काट देता हूँ ना, 105 से 105 और 105 से 105। तो आपके पास क्या है रियल में? 1:2:3 ही आएगा। कितना आएगा? 3। तो जो अनुपात होगा ना आपके पास, नया अनुग्रह अनुपात, ये कितना होगा? तो भाई 1:2:3 ही होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हम क्या करें? सेम प्रतिशत भाई सेम बढ़ाने पर, सेम प्रतिशत में अनुग्रह अंक देने पर उसके अनुपात में काहे चेंज होगा? मान लो अलग अलग अनुग्रह अंक दिया जाता तब मैं कह सकता था कि चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेम मात्रा में अनुग्रह अंक दिया जा रहा है, इसलिए इसके पुराने और जो नए अनुपात में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। चाहते तो आप यहीं पर मान सकते थे 1:2:3 ही आपका आंसर होगा करके। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, यदि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है, बोला गया, ठीक है, एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है, प्रत्येक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है।
एक गिलास में 1.5 लीटर, आपको 15 गिलास भरना है। तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी, ठीक है, यदि प्रत्येक गिलास की मात्रा या क्षमता 0.5 लीटर है। सिंपल सी बात है ना। सवाल को पहले ध्यान समझना, भाई क्या बोलना चाह रहा है। मैंने ये कहा कि सवाल ये कह रहा है कि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है, ठीक है। 15 गिलास दूध भरने पर वो बर्तन भरता है, जहाँ पर प्रत्येक गिलास की क्षमता भी दे रखा है 1.5 लीटर की है ना। उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता आधा लीटर का हो जाए, बोला जा रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, जितना बड़ा गिलास होगा, मान लो 1.5, है ना, क्या है, एक गिलास में कितना आता है, 1.5 लीटर आता है। उसी बर्तन को तो भरना है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, बड़े गिलास तो उस बर्तन को भरने में कम मात्रा में आपको गिलास भरना पड़ेगा, लेकिन छोटा सा गिलास है तो उसी बर्तन को पूरा भरने में आपको ज़्यादा मात्रा में ऐसे डालना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्षमता के अकॉर्डिंग उसके क्या बनेगा, गिलासों की संख्या। ज़्यादा क्षमता तो कम गिलास और कम क्षमता तो ज़्यादा गिलास। अब ध्यान से देखना, इसको मैं 2 तरीके से बताऊँगा कि भाई हमने कहें कि ये आपके पास क्षमता और क्षमता के उल्टा क्या बन जाएगा, तो मैंने कहा गिलासों की संख्या, ये होगा आपके पास संख्या, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले कितने लीटर का गिलास हुआ करता था, 1.5 लीटर का गिलास हुआ करता था। अब गिलास कितने का है, तो मैंने कहा आधा लीटर का गिलास, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हो, काटने पर आपको समझ आ जाएगा कि ये 5 एकम 5 और ये होता है 0.5 या कितना होता है, 1.5 होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखो एक का मान दे रखा है आपको, एक का मान कितने गिलास दिखाई दे रहा है, मैंने कहा 15 गिलास। एक का मान 15 गिलास है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 15 तिया 45 गिलास हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको और कैसे बनाएंगे भाई, तो ध्यान से देखना कैसे बना सकते हैं सवाल को। एक तो है आपके पास टोटल क्षमता निकाल लेते हैं, बर्तन की क्षमता। बर्तन की जब क्षमता निकाल लेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, हम ये कहेंगे कि भाई 15 गिलास और एक गिलास में 1.5 लीटर आता है, तो ये उसकी क्षमता होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, गुड़ा उड़ा नहीं करना है ना, कहीं भी आपको जबरन के गुड़ा नहीं करना है, उसको रहने देना है। अब बोला गया है कि आपको एक और क्षमता है आपके पास, है ना, तो हम क्या करेंगे, अब गिलासों की संख्या, नंबर ऑफ गिलास, मैंने कहा गिलासों की संख्या निकालना है, गिलासों की संख्या। तो गिलासों की संख्या कैसे निकालोगे भाई, तो मैंने कहा गिलासों की संख्या निकालने के लिए पहले वाले जो क्षमता है 15 गुणित, है ना, 15 गुणित 1.5 में हम किससे भाग देंगे, जो छोटे गिलास की क्षमता है उससे भाग दे देंगे। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये आधा और आधा तिया कितना होता है, तो आप कहोगे 1.5, 15 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 गिलास। तो नए जो गिलासों की संख्या होगी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मैंने कहा 45 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है। रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं, बोला गया है। घूमने के लिए आते हैं कहाँ, पुस्तकालय में। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई प्रतिदिन कितने आगंतुक आएंगे, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सवाल है। देखना इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या होना चाहिए आपके पास अप्रोक्ट तरीका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये चाहता हूँ कि जो संडे है ना, इस संडे के दिन पुस्तकालय में कितने लोग आते हैं, हर संडे की बात है, हर संडे को 5 से 10 लोग आते हैं, और जिस दिन संडे नहीं होता उस दिन 240 लोग आते हैं देख पुस्तकालय, ठीक है। तो पूरे महीने का औसत हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि भाई पूरे महीने में एक्चुअल में कितने लोग, पूरे 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है दोस्तों। अब जब इस टाइप के सवाल आए तो एक चीज़ बताओ, जब 30 दिन का माह हो और दिन का पहला दिन आपके पास रविवार हो तो उस माह में कितने रविवार पड़ेंगे। तो आपको पता है कि यदि 1 तारीख को रविवार है तो हर 7 दिन बाद रविवार पड़ेगा, मतलब 8 को भी रविवार पड़ेगा 7 जोड़ने पर। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 तारीख को भी रविवार पड़ेगा, और 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। तो कितने रविवार पड़े, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल रविवार की संख्या कितनी होगी, 5 रविवार तो पड़ेंगे भाई। क्लियर है। तो मैंने कहा कि भाई रविवार की बात करूँ कि मैं संडे की बात करूँ तो संडे को कितने आ जाएंगे आपके पास, तो भाई 5 संडे पड़ेंगे और प्रत्येक संडे को 510 लोग आ जाएंगे। तो टोटल इतने लोग तो आएंगे ही क्या, गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 5 एकम 5 और ये 5 25,
ठीक है, और ये आपके पास 0। इतने लोग आ गए। कितने आए रविवार को? 2550 लोग। यदि बात करें हम अदर डे की, अदर दिनों की बात करें तो अदर कितने दिन है? टोटल 30 दिनों में यदि आपके पास 25, अब 5 दिन रविवार के, तो बाकी 25 दिन क्या के होंगे? मैंने कहा अदर दिन के होंगे। और अदर दिन कितने आते हैं? 240 आते हैं। तो 240 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6000 हो जाएगा। 6000 लोग आ गए। ठीक है, जगह कम हो गया, दिख रहा है ना? ठीक। अब हमको निकालना क्या है कि भाई पूरे महीने में कितने आएंगे। तो औसत बराबर क्या होता है? तो हमको पता है कि जो एवरेज होता है ना भाई, एवरेज मतलब क्या होता है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है क्या? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब हमने देखें कि पूरे महीने में, है ना, औसत निकालना। तो पूरे महीने में एक तो 2550 लोग संडे को आए थे, और बाकी 25 दिनों में आपके पास कितने लोग आ गए? तो मैंने कहा 6000 लोग आ गए। ठीक है, और टोटल कितने दिनों में आया है? ये टोटल 30 दिनों में आया। तो मैंने कहा 30 से भाग दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब बताओ 2500 और ये 6000, 2550 और 6000 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 85, है ना? 85 कितना हो जाएगा? 500, है ना? 8505, है ना? 8550 हो जाएगा। हो जाएगा इतना 8550। कितने में? 30 से हमको क्या करना है? भाग दे देना है। बताओ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 बच जाएगा आपके पास। 2 हो गया 25, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 3 5 15। तो पूरे महीने में प्रतिदिन के हिसाब से औसत कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। इतना ठीक है। देखो सवाल को क्या बोला जा रहा है। एक किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते तो कार्य खाली स्थान दिनों में पूर्ण हो जाता। ये टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल थ्योरम होता है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं। क्या बोला जा रहा है एक बार और देख लो कि वो जो ए है ना, ए इस पूरे काम को यदि अकेला करना चाहता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? मैंने कहा 60 दिन में हो जाता है। भाई उसने 15 दिन काम किया। ये मान लो कि भाई यदि ए पूरे काम को 60 दिन में करता है और 15 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, तो भाई उसका केवल 15 दिन का काम हुआ। टोटल काम तो 60 दिन का था, 15 दिन काम किया, तो मैं कह सकता हूँ अभी भी उसके पास 45 दिन का काम बचा था। बचा था कि नहीं बचा था? बचा था। लेकिन इस 45 दिन के काम को बी करना चाहता है, और बी कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में। बी जो है 45 दिन के काम को करता कितने में है? मैंने कहा 30 दिन में करता है। ठीक है, यही बात है ना? 45 दिन के काम को यदि 30 दिन में करता है, तो यहाँ पर सम को तो 60 दिन का काम दिया गया था। मैंने कहा 15 से काट ही देता हूँ, 3 से काट देते हैं भाई। 3 से काटने पर 15, है ना? और 3 से काटने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 10। ठीक है, अब हमको 60 बनाने में आसान है। मैंने कहा 4 का गुणा कर दूंगा तो आप देख पाओगे 15 चौक कितना हो जाएगा। मैंने कहा 60 दिन के काम को ये कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर भी 4 का गुणा कर दो, मतलब 40 दिन में कर सकता है। बी यदि काम करना चाहे तो पूरे काम को अकेला करेगा बी, तो कितने दिन में कर सकता है भाई? 40 दिन में कर सकता है। आए समझ में? अब हमको दोनों ने कितने दिन में काम करेंगे, दोनों कितने दिन तक दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा बोला गया? तो ए और बी। ठीक है, ए पूरा काम यदि अकेला करता है तो 60 दिन में होता है ना? लेकिन बी यदि करता है तो वही 40 दिन में होता है। तो 60 और 40 का कितना एलसीएम हो जाएगा? मैंने कहा भाई 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से यदि हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप देख पाओगे कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और आपके पास जो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी? 3 यूनिट। क्लियर है दोस्तों? अब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम है टोटल 120, और दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यदि हम 5 से काटेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? मैंने कहा 24 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 24 दिन में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये होना चाहिए आपके पास बनाने का तरीका, तब जाके आप सवाल को बहुत आसानी से बना पाओगे। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। देखिएगा इस सवाल को, फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, है ना? कैसे बनाना चाहिए। एक कार
एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है बोला गया है ना। एक कार एक समान चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की मूल चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आप एक चीज़ देखे होंगे दोस्तों, जैसे स्पीड, दूरी वही तय करना है ना, सेम दूरी, स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम लगने लगता है और स्पीड कम होने पर टाइम ज़्यादा लगने लगता है। जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, 100 किलोमीटर की दूरी है, फास्ट जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे और थोड़ा सा यदि धीमा चलोगे तो लेट से पहुंचोगे, मानते हो? तो बताइएगा इसका क्या होना चाहिए तरीका। तो मैंने कहा टोटल जो दूरी है ना ये 300 किलोमीटर की, ध्यान समझना, टोटल दूरी कितने की है, मैंने कहा 300 किलोमीटर। ठीक है भाई, हम क्या देखें, एक तो स्पीड और एक हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइम। ठीक है, क्या क्या देखें, एक तो स्पीड देख लिए और स्पीड का उल्टा क्या होता है, तो मैंने कहा टाइम होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला कि यदि मैं 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता हूँ तो मुझे कितना कम लगता है, 2 घंटा कम लगता है। मैं चाहता हूँ कि यदि मैं 5 बढ़ा देता तो मुझे कितना कम लगता, मैंने कहा 2 घंटा कम लगता। 5 बढ़ाने पर 2 कम लगता है, तो यदि मैं 10 बढ़ा देता तो कितना कम लगता, तो आप कहते फिर तो 4 कम लगता। ठीक है, 15 बढ़ा देता तो कितना कम लगता, तो आप कहते फिर तो 6 कम लगता। 20 बढ़ा देता तो कितना कम लगता, तो फिर तो कहते आप 8 कम लगता। ठीक है, उसी प्रकार 25 बढ़ा देता तो कितना कम लगता, तो आप कहते फिर तो 10 कम लगता। और ये सिलसिला तब तक जाना है जब तक त्रिया गुणा करने पर 300 ना आ जाए, तब तक। चलो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं इसी प्रकार। यदि मैं ये कहूँ कि यदि मैं 30 बढ़ा देता तो आपको कितना कम लगता, तो मैंने कहा 12 घंटे कम लगता। आप एक स्थान पर जब पहुंच जाओगे तो आप देख पाओगे कि मैं अभी बताएं कि स्पीड और टाइम जस्ट अपोजिट में होता है। मैंने कहा इन दोनों के लिए गुणा कर दिया जाए तो 25 और 12 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे भाई 300, है ना। स्पीड और टाइम का गुणा क्या होता है, दूरी होता है, तो ये 300 किलोमीटर। यदि मैं ये कहूँ आपसे कि भाई 10 और 30 का गुणा कर दिया जाए तो भी कितना हो जाएगा, मैंने कहा 300 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, आ गया समझ में। अब एक चीज़ बताओ, आपको पूछा गया है कि कार की मूल चाल, यहाँ पर स्पीड क्या है, बढ़ाने पर हो ना, अधिक किया गया है। मतलब पहले 25 था, 25 आप किलोमीटर प्रति आवर था तो 12 घंटे का समय लगता था। मैंने स्पीड को 5 बढ़ाया तो 30 हो गया, तो अब मुझे 2 घंटा कम, मतलब 10 आवर का समय लगने लगा। तो आपकी जो वास्तविक चाल होगी ये कितने किलोमीटर की होगी दोस्तों, मैंने कहा 25 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहे समझ में। ये होनी चाहिए आपके पास बनाने का तरीका। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल दे रखा है, क्रमागत भी है और उनका योगफल कितना है, 240 है। आपको क्या निकालना है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। भाई क्या होता है, ध्यान समझना मेरे पास। मैंने कहा क्रमागत संख्या, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं संख्या होगी। ठीक है, हमको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो मैंने कहा औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। क्या हो जाता है भाई, प्रेक्षणों के योग को जब हम उसकी संख्या से भाग देते हैं तब हमको क्या मिल जाता है, औसत मिल जाता है। भाई योग कितना दिया गया है, 240 दे रखा है और संख्या कितने, तो यहाँ पर दे रखा है 5 क्रमागत संख्या है, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने पर कितने बार में चले जाएगा, मैंने कहा 48 बार में चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना भाई, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई अब आपको पता है क्रमागत संख्या तो संख्याओं के बीच अंतर सेम समान होगा, है ना। तो जब संख्याओं के बीच सेम अंतर होता है तो बीच वाले आपका क्या होता है, औसत होता है। तो ये 48 होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे जाओगे तो 48 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 50। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या सबसे अंतिम संख्या क्या होगी, मैंने कहा भाई 50। क्यों ऐसा एक एक बढ़ा रहे हैं भाई, क्योंकि ये क्रमागत संख्या, ये सम और विषम के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं मान लूँ एक कम कर दूँ तो हो जाएगा 47,
एक और कम कर दूं तो होगा जाएगा कितना 46। ये प्रथम संख्या है और ये आपके पास अंतिम संख्या है। इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालने के लिए बोला गया है, मुझे योग निकालने के लिए बोला गया। तो बताओ 50 और 46 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 96। तो 96 ही आपका क्या है, आपके पास योग होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, सेम स्थान के लिए प्रथम स्थान और अंतिम स्थान का योग भी 96 होगा, उसी प्रकार दूसरे नंबर के स्थान और उसी प्रकार के लास्ट से दूसरे नंबर के स्थान, इनका योग भी कितना होगा आपके पास, 96 ही होगा। और 48 से 48 यदि इसके साथ एक और संख्या होता तो उनका योग भी 96 होता। इसका मतलब मैं क्या कर सकता था, डायरेक्ट इस 48 का दुगना कर सकता था। तो 48 का दुगना कर देंगे, जो भी औसत होगा औसत का दुगना करने पर हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का क्या मिल सकता था, योग मिल सकता था। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और ये तरीका भी अपना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, आए समझ में। देखिएगा अगला सवाल, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना क्या है सवाल, ठीक है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष न बचता बोला गया है। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि सवाल आखिर बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वह सबसे छोटी संख्या क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और जिससे को 9 से 24 से और यदि हम 12 से भाग दें तो हर कंडीशन में कितना शेष बचे, 4 बचे बोला गया है। लेकिन मान लो मैं उसी संख्या को 5 से भाग देता हूं तो कुछ भी शेष ना बचे, तो बोला गया कि वो संख्या क्या है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चाहूँ तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से बता सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन से बताऊँगा नहीं। अब यहाँ पर आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालोगे, कैसे पता चलेगा, तो जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाए तब आपको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना रहता है। अब देखो इस सवाल को बनाना कैसे है। मैंने कहा मेरे पास जो संख्या है ना 9, 24 और 12 है ना, इन तीनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो भाई मैंने कहा इन तीनों का जो एलसीएम होगा ना वो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 72 होता है। भाई कितना होता है, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 होगा। अब हम ये देख पाएंगे कि 72 तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 72 को सबसे पहले भाग देंगे किससे, तो मैंने कहा 5 से। ठीक है, देखो 5 से भाग देने पर ये कितना बार जाएगा, जो भी जाएगा 14 बार जाएगा, तो बचेगा कितना, मैंने कहा 14 बार जाएगा, और 14 5 70, तो बचा कितना हमारे पास 2। कितने बच गए, 2 बच गए भाई। ठीक है, हमारे पास शेष कितना बच रहा है, 2। लेकिन बोला गया कि 5 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब 2 तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में सबसे पहले 1 का गुणा करके देखते हैं। 2 गुणा 1, और कितना शेष बच रहा था, हर बार उस परिस्थिति में 4 शेष बच रहा था, तो इस 4 को जोड़ कर देखेंगे तो आप देख पाओगे 2 1 कम 2, और 2 और 4 कितना होता है, तो मैंने कहा 6। ठीक है, फिर इसी 2 में हम 2 का गुणा करेंगे, 6 को तो 5 काट नहीं सकता, फिर हम इसी 2 में 2 का गुणा कर देंगे और 4 ऐड करेंगे, तो आप देख पाओगे कि भाई 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना होता है, तो 8। इस 8 से भी 8 भी 5 से पूरा नहीं कटेगा, तब तक आपको ये प्रक्रिया करना है जब तक 5 से पूरा ना कटे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 में 3 का गुणा करते हैं और 4 जोड़ कर देखते हैं, तो आप कहोगे कि भाई 2 तिया 4, 2 तिया 6, 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 को पूरी तरीके से 5 क्या कर सकता है, काट सकता है। मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर एलसीएम आया है, इस एलसीएम में मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, भाई मुझे तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 गुणा करके 4 जोड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 3 गुणा करके कितना ऐड कर दूंगा, भाई 4 ऐड कर देंगे। बताओ आप, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, मैंने कहा 220 हो जाएगा। तो संख्या क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही सिंपल तरीका रहा है ना। सबसे पहले एलसीएम, उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको 5 से भाग देना है, जो बचेगा शेष। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 का गुणा करना है, उसमें जो भी शेष बच रहा है उसको जोड़कर देखना है क्या 5 से कटेगा, नहीं कट रहा तो फिर अगले वाले संख्या लेना है। और ये प्रक्रिया तब तक आपको आगे बढ़ाते रहना जब तक वो पूरी तरीके से कट ना जाए। जहाँ पर कटा वहीं पर आपको एलसीएम में कितने गुना में कटा है उसको गुणा करके जो शेष बचेगा उसको जोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा अगला सवाल, यदि ए बराबर 17/99, बी बराबर 13/47 और सी बराबर 34/33 है, तो ए बी
भागित सी का मान क्या होगा ये बोला गया है। आपको सभी मान तो दे दिया गया है भाई। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि आपको बोला जा रहा है कि भाई ए और बी का गुना करना है और भाग किससे दे देना है, सी से दे देना है। यही है। यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है 17/99, बी का मान 13/47 और सी का मान कितना दे रखा है 34/33 दे रखा है। मैं लिख देना चाहता हूँ, ध्यान से देखना कैसे बनाना है। ए का मान है कितना दोस्तों, तो मैंने कहा ए का मान तो 17/99, चलो ठीक है 17 कितना हो जाएगा 99। बी के मान की बात करें तो बी का मान कितना है 13/47, तो मैंने लिख दिया 13/47। और आपके पास सी का मान कितना है, तो बटे में है, भाग में कितना है आपके पास 34 कितना है, तो मैंने कहा 34 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाले आपके भाग में है, इसको जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे भाई 17/99 जो है ना, और गुणा है उसके बाद कितना 13 आपके पास 47, और फिर लास्ट में क्या है गुणा में हो जाएगा। और जब गुणा में करते हैं तो ये डाटा पलट जाता है, मतलब 33 ऊपर चले जाएगा और आपके पास 34 नीचे आ जाएगा। बस यही बात है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, जो कट रहा है उससे काट दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप 33 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, कटेगा। 17 कम 17 दूनी कितना होता है 34 होता है। अब तो नहीं कटेगा, 13 ऊपर में है तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाई 13 ऊपर में, और फिर क्या लिख देंगे 3 गुणित 47 गुणित 2, 3 गुणित 47 गुणित कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो बताओ कितना आना चाहिए, तो आपके पास ऊपर में केवल 13 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे बनाना है ना। इतना तो लेंदी कर दिया, लेकिन इसको आप बहुत शार्ट तरीके से बना सकते हो, क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, तो यहीं तक कंप्लीट होता है। तो ये रहा हमारा आज का है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्लियर है दोस्तों। तो ये धन्यवाद।